नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है साल का आखिरी दिन, दैट इज 31 दिसंबर। साल का आखिरी दिन हमारे सामने आ गया है। तो आज हम देख लेते हैं हमारे सारे के सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हमसे पूछे जा सकते हैं, हमारे लिए इनका क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला है हमारा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, जन विश्वास बिल, ओबीसी रिजर्वेशन, स्टे सेफ ऑनलाइन, एयर पॉल्यूशन और पेट्रॉइड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये है कुछ हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे से सवाल बन सकते हैं जिन जिन चीजों के ऊपर। इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं हम लोग सबसे हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहला हमारा फर्स्ट है यहाँ पर इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। देखिए, अभी रिसेंटली ही हमारे जो स्टेट मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के, श्री राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने अभी इंडिया का इंटरनेट गवर्नेंस फोरम अभी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर इसको पूरा जो है एक तरीके से अभी इसको एड्रेस किया है। एड्रेस का मतलब इसको यहाँ पर अभी संबोधित किया है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे ये इंटरनेट से रिलेटेड है, क्यों हमारे यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा 800 मिलियन भारत में यहाँ पर इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेट का कितना बड़ा हब बन चुका है। प्लस यहाँ पर 5G, वर्ल्ड में कनेक्टिविटी बढ़ना, इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं इंटरनेट के साथ। तो इन सारी चीजों की वजह से यहाँ पर जो है इंडिया जो है वो इसके ऊपर काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़, मतलब इंडिया का यहाँ पर श्रेय जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ये है क्या, ये फोरम क्या है? देखिए, ये एक ऐसा यहाँ पर यूएन से द्वारा जुड़ी हुई एक पहल है जिसमें क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, वो यहाँ पर एक साथ लेकर के आते हैं और जो भी हमारी इंटरनेट से जुड़ी हुई सार्वजनिक समस्याएं आती हैं उनको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और किसी भी उपरोक्त फोरम में किसी भी वार्ता का परिणाम ना हो, इसी के लिए जहाँ पर लोगों को सूचित भी किया जाता है। तो और यहाँ पर नीति निर्माण में कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। सो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है एक बहुहितधारक मंच है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है कि इंटरनेट से जुड़ी हुई सारी बातों को एक साथ लेकर के यहाँ पर जो है उसका एक प्रतिनिधित्व जो है यहाँ पर किया जाता है। वर्ल्ड लेवल पर एक समिट हुआ था, ठीक है, 2005 में, ट्यूनिस एजेंडा। इसके तहत यहाँ पर जो है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम निकल के आया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये वाला जो 5th पॉइंट है ना, ये आपका एमसीक्यू फॉर्म होगा यहाँ पर कि इंटरनेट, यूपीएससी में सबसे ज्यादा तो इससे सवाल आते हैं कि जो ये इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, ये इंटरनेट गवर्नेंस फोरम किसके तहत बनाया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये हमारा बनाया गया स्पेसिफिकली ट्यूनिस एजेंडा के तहत। ठीक है, ट्यूनिस एजेंडा। ट्यूलिस एजेंडा क्या है, ये 2005 में हुआ था यहाँ पर, जो कि क्या बनाता है, इंफॉर्मेशन के लिए ये हुआ था। और इसी की वजह से इंटरनेट फोरम यहाँ पर जनरेट किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और ये एक यूपीएससी का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ इसके ऊपर। ठीक है, और इंटरनेट गवर्नेंस यही होता है कि हमारे यहाँ पर जितने भी प्राइवेट, हमारी जितनी भी इस तरीके की नागरिक समाज है, उसके जितने भी सिद्धांत मापदंड है, उन सब में इंटरनेट को कैसे हम उसमें विकास कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कैसे बढ़वा सकते हैं, उनको यहाँ पर आकार देने में सहायक होते हैं। इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं, जितना भी यहाँ पर नीति बनाना, इन सब चीजों से जुड़ी हुई कैसे कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो सारी चीजें यहाँ पर तय की जाती है। कई बार इसकी मीटिंग्स हुई हैं और अभी हमारी इसको रिसेंटली मीटिंग यहाँ पर अभी रिसेंटली ही हुई है।
ठीक है ना। सो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। अभी तक जितनी जितनी मीटिंग्स हुई हैं आपको वो सारी नहीं पढ़नी। अभी रिसेंटली इंडिया में हुई है और उसको यहाँ पर जो है इंडिया में ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया है और उसको हमारे ही यहाँ पर उसका जो है बेसिकली यहाँ पर डिसाइड किया गया है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट हो गया ये वाला, समझ में आ गया सबको। बढ़ते हैं हमारे जन विश्वास बिल की ओर। ये अगर आप में से किसी ने इसके बारे में काफी छाया था ये, तो ये अगर आप में से किसी ने इसका वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा इसको। तो अभी हमारा रिसेंटली एक जन विश्वास बिल जो है वो यहाँ पर काफी न्यूज में रहा है। तो ये जन विश्वास बिल जो है मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया जब ये रिसेंटली लोकसभा में पारित हुआ था। तो है क्या ये बिल, अब हम ये देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये बता रहा था कि 183 जितने भी ऐसे अपराध हैं उनका गैर अपराधीकरण करने के उद्देश्य से इसको प्रस्तुत किया गया था। इनका गैर अपराधीकरण करने से क्या होगा कि अब जो है जितनी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटे मोटे मामलों में जितने भी ऐसे दंड दिए जाते हैं उसमें अब क्या दिया जाएगा यहाँ पर, उनको जो है वो मॉनेटरी पेनल्टीज, पैसों की श्रेणी में जो है उनको यहाँ पर दंड जो है वो दिया जाएगा। ताकि क्या हो, न्यायिक मामलों के बोझ भी यहाँ पर कम हो और लोगों को यहाँ पर जो है उपरोक्त समय पर यहाँ पर कुछ अमाउंट में कोशिश की जाए कि भाई थोड़ा सा जो जस्टिस है वो टाइम पे देने की कोशिश की जाए। तो ये है आपका पूरा ये बिल। और इस बिल के अंदर आपका है क्या, इस बिल के अंदर बहुत सारे ऐसे पनिशमेंट्स हैं जिनको क्या डिसाइड किया गया, उनको फाइन लगाने की बात की गई। क्योंकि फाइन क्या होता है, फाइन पैसों का होता है ना। तो इसमें पूरे में क्या किया गया है, इसमें जो है आपको एक फाइन लगाया जाएगा जो कि एक सम ऑफ मनी होगा, पैसों की फॉर्म में दिया जाएगा उस पर्सन को। ठीक है। पेनल्टीज जो है उसके अंदर कोर्ट का मतलब नहीं होता है, आपको जो उस एक्ट के अंदर लिख दिया गया कि भाई इतने आपको फाइन देना है, आपको यहाँ पर पैसा देना है। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये लगा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या होता है ना कि पेनल्टी लगा दी जाती, अब इसमें क्या होगा इस बिल के अंदर, यहाँ पर जो है वो पेनल्टी भी लगाई जाएगी। यहाँ पर जो है अर्थदंड के स्थान पर ऐसे तात्कालिक अर्थदंड का प्रावधान दिया गया है जो 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। ठीक है, 10 लाख रुपए तक का। और एक दिन की पेनल्टी जो है 1,000 रुपए के रूप में भी देखने को मिल सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो एक है, मान लो ऐसा एक्ट है एग्रीकल्चर के ऊपर कोई, एग्रीकल्चर में अगर आपने कोई छेड़छाड़ या भेदभाव कुछ भी किसी तरीके का किया है तो आपको यहाँ पर जो है वो एक तो कैद होगी, यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल में डाल दिया जाएगा, प्लस 3 साल की सजा मिलेगी, प्लस 5,000 रुपए का फाइन भी है यहाँ पर। तो अब इस पूरे बिल ने, ये जो बिल है इसने इस सब चीजों को हटा के क्या कर दिया, सीधा आपके ऊपर 8 लाख रुपए का फाइन लगा दिया है। कितना, 8 लाख रुपए, सीधा ही बात ही खत्म है ना। पहले होता था ना, आपने बहुत जगह सुना होगा कि आपको जेल भी होगी, आपको कारावास भी होगी और आप पे फाइन भी लगेगा। तो यहाँ पर तो इस बिल ने ये सारी चीजें ही खत्म कर दी। तो ये एक इस बिल की पहचान है। प्लस हर 3 साल बाद इसका 10% अमाउंट इंक्रीज भी होगा। अब क्या है, जैसे एक एक्ट है आईटी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 का है, जिसमें आप किसी भी पर्सन की अगर कोई व्यक्तिगत जानकारी है, उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर आप वो वहां पर लोगों के सामने लीक कर रही हो तो आपको करीब करीब 3 साल की यहाँ पर जो है वो सजा मिल सकती है और आपको फाइन लग सकता है कितना, 5 लाख रुपए तक का फाइन है। ये ऐसे था, लेकिन अब इसने क्या कर दिया, इसने इन सब को हटा करके सीधा सीधा लगा दिया है कितने का, 25 लाख रुपए का फाइन। ठीक है, अब सीधा 25 लाख का फाइन लगा दिया। तो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर कुछ कुछ एक्ट में ये चीजें यहाँ पर कर दी गई हैं, पेटेंट के ऊपर है। तो यहाँ पर अब क्या किया है, जितने भी फाइन और पेनल्टीज लगती थी उसको यहाँ पर अब इस बिल ने क्या किया, रिवाइव, उसको दोबारा से दोहराया गया, उसमें कुछ कुछ नई नई चीजें ऐड की गई है ना। क्योंकि ऐसा देखने को आ रहा है कि भाई इतने इतने केसेस तो देखिए पेंडिंग पड़े हैं। अगर मैं बात करूँ तो 4.3 करोड़ ऐसे केसेस हैं जो क्या पड़े हुए हैं, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और उसमें से करीब 3.2 करोड़ के ऐसे बिल हैं, सॉरी केसेस हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं। तो अगर हम इसके अंदर क्रिमिनल जैसी चीजों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो क्या होगा कि जो हमारा बर्डन है इनके ऊपर, हमारा जो बर्डन है वो यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा। हमारी जो सरकार है, हमारी जो
सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर जो इतना प्रकार का यहाँ पर बर्डन सा पड़ा हुआ है, वो बर्डन यहाँ पर रिड्यूस होने में थोड़ा कामयाब हो पाएगा। समझ गए? तो ये है इस बिल के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। और इन सब के लिए यहाँ पर जो है अब अलग अलग ऑफिसर्स की भी नियुक्ति की जाएगी, एक से एक या एक से अधिक निर्णायक अधिकारी की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, इस विधेयक में जितने भी इस तरीके के मापदंड है उनको काफी सारे दंडात्मक चीजों का हटा दिया गया और उसकी जगह उनको अर्थदंड दे दिया गया है ना। मेन फोकस किसके ऊपर है? पैसों के ऊपर यहाँ पर। और इसी के लिए एक शब्द यूज किया गया है यहाँ पर, हम क्या करेंगे? गैर अपराधीकरण, इंग्लिश में डीक्रिमिनलाइजेशन। हम उन चीजों को, क्रिमिनल प्रवृत्ति प्रवृत्ति को हटाने के लिए डीक्रिमिनलाइजेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये नया शब्द यहाँ पर निकल के आया है। यह विधेयक सरकार की इस समझ से अनुरूप है कि गैर अपराधीकरण निर्णायक सीमा तक सीमित होनी चाहिए। हालांकि अब समय आ गया है कि हमें उसके ऊपर जो है वो दंडात्मक अपराध जो है वो भी लगाने चाहिए। हमें पैसों के ऊपर भी यहाँ पर उन पर कोई भी जो है वो लगाने की जरूरत है। कई बार इसके ऊपर बोला गया कि भाई जितने भी और भी हमारे ऐसे बिल्स हैं, जैसे कि जैसे एक बिल हो गया 3 तलाक हो गया, धर्मांतरण से जुड़ा हुआ हो गया, यूपीए अधिनियमों से हो गया, यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज, गलत तरीके से एक्टिविटीज करना, ठीक है, राजद्रोह करना, स्वापक औषधि जो ये हमारी ना ड्रग्स होते हैं वो, या फिर मना प्रभावी पदार्थ वाला हो गया, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये सब चीजों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो ये वाला जो बिल है अगर इनके ऊपर भी ध्यान दे तो ज्यादा सही है। तो इसी से क्या इंक्रीज किया जा सकता है? जन विश्वास, जनता का विश्वास सरकार में और ज्यादा भरा जा सकता है। सो ये बिल का जो है पूरा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक अपराधों के लिए दिए जाने वाले कारावास को क्या कर दिया जाए? अर्थदंड से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, उसको रिप्लेस कर दिया जाए और वहां पर मॉनेटरी जो फाइन है वो लगा दिए जाए। और यहाँ पर जो ये गैर अपराधीकरण जैसा शब्द यूज किया गया, अभी किस हद तक सफल रहता है अभी तो इसके ऊपर काफी सवाल है। अभी इसके ऊपर अभी एक कोई जो है वो निकल के नहीं आया कि ये चीज के ऊपर अभी हम एक तरीके से हाँ या ना में कैसे भर सकते हैं इस बात को। अभी इसका एक सॉल्यूशन तो यहाँ पर जो है वो निकल के नहीं आया है। तो अभी जो है इस पूरे के पूरे जितने भी इसके अंदर अभी जो भी प्रावधान है उसको और ज्यादा संदेह को लोगों के यहाँ पर जो है वो दूर करने की अभी जरूरत है। तो अभी तो इसमें और भी थोड़े बहुत चेंजेस किए ही जाएंगे, लेट्स सी क्या किया जाता है इसके अंदर भी। सो वो भी अभी हम देखेंगे धीरे धीरे, ऐसा जो भी होगा तो वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी, यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्म कर दूंगी मैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें रही हैं, ये क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें रही हैं, वो आपको वन बाय वन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, सो वो आपको धीरे धीरे अपने आप जो है यहाँ पर समझ में आता जाएगा। वन बाय वन वी विल डिस्कस दोज थिंग्स। ठीक है, जो भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगा वो सबको हम लोग वन बाय वन, और भी जब जैसे जैसे हमारी करंट अफेयर की क्लासेस बढ़ती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर। ओबीसी की जो रिजर्वेशन है उस पर न्यायालयों में जो है जो यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट नियम पर जितना जोर दिया जा रहा है, राज्य सरकारें उतना ही यहाँ पर पीछे हट रही है, उतना अच्छे से यहाँ पर काम नहीं कर पा रही है। तो क्या है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ की बेंच है ना, क्योंकि जो मेन हाई कोर्ट है वो तो लखनऊ में, और उसकी बेंच जो है वो कहाँ बैठती है? एक वहां पर भी बैठती है। लेकिन जो उसकी प्रिंसिपल सीट है, ये आपको पता है ना सब लोगों को, कि जैसे अब यूपी है, यूपी की प्रिंसिपल सीट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लेकिन उसकी जो एक बेंच है वो लखनऊ में भी बैठती है। जैसे मैं राजस्थान का एग्जाम्पल लूं, राजस्थान में मेन जो है उसका हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। लेकिन जयपुर में भी उसकी एक बेंच बैठती है। तो जोधपुर उसकी प्रिंसिपल सीट है और जयपुर उसकी बेंच है। ठीक है, यहाँ पर जो है अभी ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ की खंडपीठ है उन्होंने यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लिए जो ओबीसी कैटेगरी है उनके आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की मौजूदा अनु अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। न्यायालय ने जो भी ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर किसी प्रकार की आरक्षण व्यवस्था के बिना ही चुनाव करवाने का आदेश दिया है कि ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन अभी नहीं रहेगा, बिना रिजर्वेशन के ही यहाँ पर जो है वो क्या किया जाएगा? अभी चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन पर ही चीफ मिनिस्टर हैं जो यूपी के, उन्होंने यहाँ पर एक कमीशन सेटअप करी है
और नगरीय न्याय आम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एक आयोग का भी गठन किया जाएगा। साथ ही ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी के नागरिकों की आरक्षण की सुविधा जो भी होगी उसके हिसाब से दी जाएगी। यहाँ पर बोला है कि भाई अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा क्या है, उन्होंने ये बोला है कि जो भी ओबीसीज हैं अभी उनके लिए अभी तो बिना किसी आरक्षण के ही यहाँ पर चुनाव किया जाएगा, लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसने पहले ही आरक्षण की इस व्यवस्था को अनिवार्य कर रखा था और ये भी बोला है ट्रिपल टेस्ट कंडीशंस यहाँ पर है। सो अभी यहाँ पर जो है किसी को भी यहाँ पर कोई भी जो भी ओबीसी के नागरिक है उनके लिए कोई भी आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। सो ये ऑर्डर पास किया गया था जनहित याचिकर्ताओं के एक बेंच में। उन पर आरोप लगाया गया था कि नगर पालिका में जो सीटें हैं उसके संबंध में सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश केस के तहत में सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर अपना जो है वो पूर्ण अपमान और अवहेलना को यहाँ पर जारी किया है। सो ट्रिपल टेस्ट पहले तो क्या है, पहले तो आप लोग ये सोच रहे होगे ये ट्रिपल टेस्ट क्या चीज है, मैम बार बार ट्रिपल टेस्ट बोल रही हैं, ये है क्या भला। तो देखो ट्रिपल टेस्ट क्या है, इधर ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है बेसिकली। इधर एक ही जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये कोटे के ऊपर बात करता है। ये किसने दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस कोटे के ऊपर। उन्होंने ये जो भी फॉर्मूला है यहाँ पर, ये फॉर्मूला अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट सॉरी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वुमेन के लिए यहाँ पर होता है। पहली बार जो है यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला जो है वो अप्लाई यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो अभी है क्या यहाँ पर, और बेसिकली ये लोकल गवर्नमेंट के ही लिए ही यहाँ पर जो है वो किया जाता है क्या ये, तीन बेसिस के ऊपर यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोकल बॉडीज में, लोकल बॉडीज का मतलब क्या होता है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में अगर आप यहाँ पर रिजर्वेशन दे रही हो तो आपको ये तीन क्राइटेरिया को फिलअप करना है। आपको जितने भी स्थानीय निकाय हैं, उनमें पिछड़ेपन की प्रकृति की जो है वो जांच करनी है। ये देखना है कि भाई उन लोकल बॉडीज में, जिन भी लोकल बॉडीज में इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर के लिए कमीशन बैठानी होगी और ये चेक करना होगा कि उस कमीशन में पिछड़ापन कितना है, सॉरी उस एरिया में लोगों में पिछड़ापन कितना है, ये आपको चेक करना है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर जो भी उनके लिए प्रावधान है उसके लिए एक आरक्षण का अनुपात निर्देशित करना है। आपको एक आरक्षण का अनुपात दिया जाएगा और वो जो पूरा आरक्षण का अनुपात है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। जितनी भी आरक्षित सीटें हैं उनसे 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। वही अगर मैं बात करूं, आपको ये तो पता है कि जो पंचायत है और म्यूनिसिपैलिटी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली तो लिखी हुई नहीं थी, ये तो ऐड हुई है। कब ऐड हुई है, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको ऐड किया गया है ना, बाद में ऐड किया है। तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ, ये आर्टिकल में पंचायत ऐड है, और 243 ओ से 243 ए जेड जी तक, सॉरी कौन है, म्यूनिसिपैलिटी का है। तो आर्टिकल 243 डी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि किसी भी कारण से राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के निवासियों को किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में किसी भी पंचायत के पद पर किसी भी स्तर पर यहाँ पे लागू करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। वही यहाँ पर टी, टी जो है वो म्यूनिसिपैलिटी के लिए बात करता है। क्यों, क्योंकि डी जो है ना वो आर्टिकल 243 से 243 ओ के बीच में आता है, जिसमें डी आ गया वो पंचायत के लिए है। और वही टी जो है वो म्यूनिसिपालिटी के लिए आता है, जिसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की जाती है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर ये रिजर्वेशन को प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें बात ये वाली आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर जो है पॉलिसीज के लिए बोला है। और यही बात है कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 15 हमें डिस्क्रिमिनेशन और आर्टिकल 16 हमें एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो ये भी चीजें जो है वो इसी के अंदर लिखी हुई है, ये भी चीजें एक इसी का ही पार्ट है। तो ये जो है यहाँ पर बैकवर्डनेस के ऊपर ही बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर जो है इसके लिए सेम ही जो है वो जजमेंट को यहाँ पर बात किया और ये बताया है कि जो बैकवर्डनेस होती है, पिछड़ापन जो होता है, वो पिछड़े लोगों के लिए कोई राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रमुख बाधा बन सकता है। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पर अपनी राजनीतिक भागीदारी को सपोर्ट करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है तो उसको यहाँ पर पिछड़ेपन से जो है वो, मतलब उसको पिछड़ेपन से यहाँ पर आगे, मतलब एक पिछड़ापन आपके लिए एक ऐसा बैरियर की तरह से नहीं आना चाहिए
कि एक पर्सन के राह में, काम में आगे बढ़ने के मामलों में पिछड़ापन यहाँ पे बैरियर आ रहा है। क्योंकि आरक्षण जो है वो पिछले वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए एक कारगर साबित हुआ है। इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ना केवल शुरुआती स्तरों पर जरूरी है, बल्कि समाज के पिछड़े वर्ग को सक्षम बनाने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए, उनको समावेशी बनाने के लिए यहाँ पर सहायक होता है। ठीक है। इस प्रकार के आरक्षण से पूरे समाज को लाभ होगा, ना कि किसी एक विशेष समुदाय को। हर एक को यहाँ पर लाभ प्रदान किया जा सकता है। तो ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो भी कुछ इसी प्रकार से कहता है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लेवल पर हर एक को आगे बढ़ने की जरूरत है, इसलिए आरक्षित श्रेणी के लोगों को प्रतिनिधित्व से बाहर करना समझदारी की बात नहीं होगी। उनको हमारे प्रतिनिधित्व में जोड़ना है, उनको यहाँ पर इंक्लूड करने के काम, यहाँ पर कार्य को आगे बढ़ाना है। हम किसी भी तरीके उनको इंक्लूड करने के कार्य को आगे बढ़ाएं। ठीक है भाई। फोर्थ आर्टिकल है हमारा स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। ये क्या चीज कहता है कि क्या सबको रहना है स्टे सेफ। अब इसका मतलब क्या है पहले हम समझ लेते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी आपको पता है भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके तहत ये दो ऑनलाइन यहाँ पर जो है वो एक ऑर्गेनाइज किए गए हैं, स्टे सेफ एंड G20 का। स्टे सेफ का मतलब है कि हर एक पर्सन को इस ऑनलाइन, क्योंकि आप भी जानते हैं आज के समय में हम लोग सोशल मीडिया का कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग डिजिटल पेमेंट्स कितनी ज्यादा करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमारा जो ऑनलाइन वर्ल्ड है उसमें हमें बहुत ज्यादा सेफ रहने की जरूरत है ना। चाहे वो किसी भी एज का स्टूडेंट हो या कोई भी एक अडल्ट है, चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स है, विमेन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, टीचर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, सबको यहाँ पर क्या बताया जाएगा कि साइबर रिस्क क्या है, उसके क्या नुकसान है और कैसे आपने उससे डील करना है। इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और ये कैंपेन जो है वो हर लैंग्वेज में किया गया है। ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश हिंदी में करके खत्म कर दिया, उसको हर एक जो हमारी स्थानीय भाषा है उसमें भी किया गया, ताकि हर व्यक्ति को समझ में आए और लैंग्वेज आपके लिए बैरियर की तरह काम ना करे कि भाई लैंग्वेज की वजह से लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो है, जो भी यहाँ पर सुरक्षित ऑनलाइन संदेश है उनको और ज्यादा बेटर करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको यहाँ पर इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही साथ इसकी और ज्यादा जो है वो आगे बढ़े, सबका सहयोग मांगा गया। इसके अंदर जितने भी एनजीओ है, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, सोसाइटीज हैं, सबको यहाँ पर सपोर्ट करना है, ताकि इसको और ज्यादा इसकी रीच जो है वो बढ़ाई जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो बात है वो पहुंचाई जा सके, सबको ये इसके इसके जो फायदे हैं, इसकी जो बातें हैं वो हर एक तक पहुंचाई जा सके। और ऐसे ही G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं उन स्टार्टअप्स की वजह से जो भी पर्सन में इनोवेशन आ रही, इनोवेशन क्या हो रहा है, नवीनता आ रही है, लोग नई नई चीजों को आगे अपना रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर के मामले में, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन में, फाइनेंशियली इकोनॉमी को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार से लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी सेंस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इन सारी चीजों के लिए क्या किया जाएगा, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो स्टार्टअप के जितने भी ये चीजें हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिजिटली जितने भी ऐसे गुड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको और डेवलप किया जा सके। और ये हेल्ड अभी हुआ कहाँ था, बेंगलुरु, कर्नाटका में। ठीक है। जब ये एक मीटिंग चल रही थी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की, उसी के साथ इसको भी स्टार्टअप किया, जिसके अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, मेंटोर्स हैं, जितने भी और स्टेक होल्डर्स हैं, सबको यहाँ पर मिला करके आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, सबकी सभी के लिए है ये। तो G20 डिजिटल इनोवेशन जो है वो सारे लोगों को आगे बढ़ाएगा, जितने भी किसी भी प्रकार के यहाँ पे लोग हैं जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने नए नए ऑब्जेक्टिव को, नई नई चीजों को यहाँ पर लेकर के आना चाहते हैं, वो यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। राइट। इस तरीके से जो है ये आपको पता होनी चाहिए। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इनसे आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट एवरीवन। ये है आपके ये वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल।
नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एयर पॉल्यूशन के ऊपर। एयर पॉल्यूशन जो है अभी काफी ज्यादा फिर से बढ़ने लग गया है। कई जगह पे बहुत स्थिति जो है वो खराब भी देखने को मिल रही है। तो जो ये आपका पूरा आर्टिकल है ये इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ये कहता है कि भाई अभी जो है एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। सो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो है इंडिया में वायु प्रदूषण को अगर आपको अंकुश लगाना है तो आपको पूरे जो साउथ एशिया है ना उसको यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। पूरे साउथ एशिया से आपको चीजों को इंक्लूड करना होगा, तब जा करके आप इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है इस चीज के लिए कि आपको सब चीजों को ही यहाँ पर इंक्लूड करके आगे बढ़ना होगा। समझे सब लोग? तो इसी में हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि ये क्या है इसके अंदर। इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए भाई अभी जो है यहाँ पर एक रिपोर्ट का नाम क्या है पहले ये देखिए, स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया, ये है रिपोर्ट का नाम। और ये कह रहे हैं कि भाई अगर साउथ एशिया की कंट्री में आपको क्योंकि इंडिया साउथ एशिया में आता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, जो है एयर शेड अप्रोच। यहाँ पर जो है जितनी भी आसियान कंट्री, नॉर्डिक कंट्री ने यहाँ पर ये सब किया है, ठीक है, तो आपने भी यही सारी जो है वो करनी है। एयर शेड क्या चीज है? एयर शेड क्या होता है कि एयरशेड वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या चीज है कि एक आपने एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र देखा जहां पर अधिकांश वायु प्रदूषण जो है वो एकत्रित हो गए हैं। इस कारण इन क्षेत्रों की सभी के लिए समान वायु गुणवत्ता होती है, वहां पर सारा एक समान देखना है यहाँ पर। ये 2019 में एक अवधारणा आई थी, इसके बाद से इसको लेकर के आया गया था। इस अध्ययन के अनुसार जनसंख्या भारित जो हमारा पर्टिकुलेट मैटर है पीएम, वो 2.5 का लगभग आधा हिस्सा दिल्ली के बाहर से आता है। इससे भी 50% हिस्सा हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तो ये चीजें यहाँ पर इसके अंदर पता चलती हैं। और इनकी जो रिपोर्ट है उसमें क्या पता चला है कि पीएम पर्टिकुलर मैटर 2.5 में यहाँ पर इतना अमाउंट में 60% साउथ एशियन जो है वो इसमें एक्सपोज है, वो इसके पार्ट है। बहुत सारी इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो हमारा भारत का गंगा का मैदानी इलाका है, मैदानी इलाका में क्या आता है, पंजाब से शुरू हो जाता है, हरियाणा कवर होता है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, काफी सारे बड़े बड़े राज्य यहाँ पर कवर होते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो एक बढ़ रहा है। यहाँ पर इंडिया के अंदर 6 एयरशेड यहाँ पर बन सकते हैं जहां पर सारी एक तरीके से पूरी हवा एक साथ मिलती है आकर के। उन्होंने ये 6 हिस्सों को यहाँ पर बताया है। ये पूरा हिस्सा पंजाब इंडिया का, पाकिस्तान का, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, हरियाणा। फिर सेंट्रल एरिया में ये सारा एरिया आएगा। मिडिल इंडिया के अंदर जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के रीजन आएंगे, और गुजरात, महाराष्ट्र और ये सारे रीजन यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब इन्होंने बताए हैं एयर शेड्स। हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इन शब्दों को क्या बोला जाता है, एयर शेड का नाम दिया जाता है। सो ये जो इलाके हैं हमारे, ये सारे इलाके इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी एक जो वायु की दिशा जो है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाएगी, तो भारतीय पंजाब में, जो भारत का पंजाब है, उसमें 30% वायु प्रदूषण प्रदूषण जो है पाकिस्तान के पंजाब जिले से, और औसतन 30% वायु प्रदूषण जो बांग्लादेश के भारत से जो है वो आता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर खत्म किया जाएगा। बेसिकली साउथ एशिया के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रॉब्लम आती कहाँ से है, जो सारी प्रॉब्लम आती है वो कौन से एरिया से आती है, बड़ी बड़ी जो उद्योग लगे हुए हैं, एनर्जी के लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, और सबसे ज्यादा वाहनों का प्रयोग, वाहनों के प्रयोग और इन सब की वजह से सबसे ज्यादा धुआं जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस हम लोग जो है वो और भी चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि ठोस ईंधन को हम जलाते हैं, ईंट भट्टों का इस्तेमाल करना, छोटे छोटे उद्योग से होने वाला उत्सर्जन जो एमिशंस होते हैं, नगर पालिका और कृषि के अपशिष्ट को हम लोग जलाते हैं, दाह संस्कार करते हैं। ये सारी जो जलाने के कार्यक्रम है ना, ये सारी चीजें जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करती है, हमारे हमारे पॉल्यूशन को यहाँ पर बढ़ाने में मददगार है। एयर पॉल्यूशन जो है वो नगर पालिका राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए लंबी दूरी तक तय करते हैं। ऐसा नहीं कि एक एरिया में रहते हैं, ये एक राज्य से एक देश को भी क्रॉस करते हुए आगे तक हमें देखने को मिलते हैं। और जलवायु विज्ञान और भूगोल द्वारा दूषित किए गए ये एयर शेड में फंस जाते हैं।
इंडिया ने क्या क्या कोशिश करी है? इंडिया ने काफी सारे प्रोग्राम किए, जैसे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसके अंदर 131 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज के अंदर उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई थी। सरकार जो है यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन जो हमारी बनी हुई, जिसको हेड कर रहे हैं एनके सिंह, यहाँ पर उन्होंने 1.7 बिलियन डॉलर इसके लिए अलग रखे हुए अगले 5 साल के लिए। इनकी रिकमेंडेशन थी कि क्या करो, अगले आने वाले 5 सालों के लिए इतना पैसा अलग से जमा करके रखो यहाँ पर। और साथ ही साथ एक सफर, एक इनिशिएटिव है। सफर की फुल फॉर्म क्या है भाई? इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किसने किया है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, ताकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में कितना अमाउंट में एयर क्वालिटी उसकी कैसी है ये जांच की जा सके। ठीक है, इसको यहाँ पर हमारे भारत की आईएमडी और हमारे भारत की आईआईटीएम ने मिल करके इसको यहाँ पर बनाया है, जो कि यहाँ पर एक क्या निकालेगा, ये एक्यूआई, एक का एक्यूआई निकालेगा एलईडी की फॉर्म में। एलईडी करके एक ना जो एक डिस्प्ले किया जाएगा, जो यहाँ पर कलर कोडिंग को भी बताएगा कि कलर जो है वो कैसे हैं। उसके तहत यहाँ पर एक्यूआई, एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहाँ पर निकाला जाएगा। प्लस इसी के साथ इसके अंदर अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, सफर क्या है? सफर है भारत का फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। आपको ये बताता है कि एयर क्वालिटी आपकी यहाँ की कैसी चल रही है। इसमें क्या क्या चीजें चेक करता है? इसमें ये चेक करता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ये ओजोन को चेक करता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये बेंजीन को चेक करता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड NO को चेक करता है, और मरकरी। इन सबको यहाँ पर जांचता है कि इसमें क्या है हमारी एयर क्वालिटी। ये डेली के डेली पे आती है, इन सारी चीजों को चेक करती है। इसमें अमोनिया भी है, इसमें लेड भी है, इन सबको ये 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स को चेक करता है। ठीक है, हेल्थ इफेक्ट्स बताता है कि भाई अगर आप इस एयर को ब्रीथ करोगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या नुकसान झेलने को मिल सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करता है। राइट, ये आपको याद रखने हैं। तो पार्लियामेंट ने यहाँ पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स भी निकाला था, जो दिल्ली के एनसीआर रीजन है, दिल्ली का रीजन, और दिल्ली से जुड़ा हुआ आसपास का जितना भी रीजन है हमारा, फरीदाबाद, गुड़गांव, हरियाणा, हरियाणा का मतलब गुड़गांव हो गया, ठीक है, गाजियाबाद, नोएडा, ये सारा रीजन। और ये सारी चीजें यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से आने वाली गाइडलाइंस के तहत पूरी चलती हैं। वर्ल्ड बैंक से जो जो गाइडलाइंस यहाँ पे मिलती है उसके तहत इसको पूरा लागू किया जाता है। क्लियर हो गया सबको यहाँ पर? ये था आपका एयर क्वालिटी के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, जो हमारी पेट्रोइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हमारा एक पेट्रोइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, मतलब बेसिकली हमारा नहीं है, ये एक सिस्टम है, उसके बारे में अब हम यहाँ देख लेते हैं। सो पेट्रोइट की पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। पेट्रोइट क्या चीज है? इसकी फुल फॉर्म है फेज्ड एरे ट्रैकिंग रेडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट। एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। यूक्रेन यहाँ पर यूएसए से इस मिसाइल सिस्टम को कब लेगा, ये उसके ऊपर है। ये रेथॉन टेक्नोलॉजिकल कॉर्प ने बनाया है, और ये जो है वो यूएस का एक बहुत ही बड़ा रक्षा प्रणालियों में से एक जाना जाता है। इसको पहली बार 1991 के गल्फ वॉर में यूज किया गया था, जिसमें यहाँ पर सऊदी अरेबिया, कुवैत, इजराइल, इन्होंने यूज किया था। उसके बाद फिर जब यूएसए ने इराक में इन्वेड किया था 2023 में, तब भी इसको इस्तेमाल किया गया था। तो ये सरफेस से एयर की मिसाइल है जो यहाँ पर बनाई गई है। तो ये सिस्टम जो है, अभी की जो न्यूज है वो ये है कि यूएसए जो है यूक्रेन को यहाँ पर कब देगा, और यहाँ पर इसका फायदा क्या होगा। ठीक है, ये जो पुराने नाइक हरकुलस चल रहे हैं, हॉक एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, उनको रिप्लेस कर देगा। ये पूरा जो है ना, ये सारी चीजें ये पुराने वाले सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया। और ये जो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल प्रणाली है, जिसमें आमतौर पर शक्तिशाली रेडार, नियंत्रण स्टेशन, विद्युत लॉन्च स्टेशन, काफी सारी नई नई चीजें शामिल होंगी। इसके अंदर जो है इंटरसेप्टर के अलग अलग प्रकार मौजूद होंगे नेटो के हिसाब से।
इस प्रणाली के रडार की रेंज जो है वो 150 किलोमीटर से भी अधिक रहेगी। रेथॉन जो है वो आज तक कभी करीब 240 से भी ज्यादा पेट्रॉइड प्रणालियों का निर्माण कर चुका है, जिसमें यूएसए में यहाँ पर यूएसए के साथ 18 देशों को ये उपयोग में भी आ रहा है। मिडल ईस्ट में इसका बहुत डिमांड है, क्योंकि क्या है ना, ईरान का यहाँ पर जो है खतरा है, उसकी वजह से इसका डिमांड वहां पे काफी बढ़ गया है। ठीक है, सो ये एक रेथॉन ने डेवलप किया है, आपके लिए एग्जाम में ये वाला बिल्कुल आर्टिकल बन सकता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो कमी केज यहाँ पे ड्रोन्स है उनको शूट डाउन करने के लिए यहाँ पर होगा, क्योंकि जो रशिया ने यहाँ पर भेजे थे ना यूक्रेन को बिल्कुल हिट करने के लिए, यूक्रेन का जितना भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह करने के लिए भेजा था, तो ये उसकी तरह ये कमी केज जो ड्रोन्स है ना उनको भी शूट करने का यहाँ पर कैपेबिलिटी रखता है। तो ये एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल जैसा है जो बेटर तरीके से काम करने वाला है। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, एनसीआर का ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन, एनसीआरटीसी कहते हैं इसको, जो एनसीआर में ट्रांसपोर्टेशन होगा जो कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, क्योंकि इन सब स्टेट आपस में कोई ना कोई बॉर्डर शेयर करती हैं, पास पास लगती हैं, तो इनका आपस में एक जॉइंट वेंचर है, कंपनी ओपन की गई है। ठीक है, तो ये जो है, तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर, इनको यहाँ पर एक नया वेंचर स्टार्ट किया गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के कंट्रोल के अंडर पूरा रहेगा। इनके कंट्रोल में ही इस पूरे को यहाँ पर जांचा जाएगा और इसके अंदर चीजें की जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन, वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ पर ओपन अप की गई है। ये डिजाइन और इसकी बिल्डिंग इंडिया में ही हुई है। 2023 में ये वंदे मेट्रो ओपन अप की जाएगी। जर्मनी ऑलरेडी इसको यूज कर रहा है, और ये ऐसी ट्रेन होंगी जो बिल्कुल जीरो नॉइज बनाएंगी और कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगी। सो ये भी एक आपको आर्टिकल पता होना चाहिए वंदे मेट्रो ट्रेन के ऊपर। क्लियर हुआ सबको यहाँ पर? तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन से बनने वाली, डोमेस्टिकली बनेगी जिसे, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये दिसंबर 2023 में हमारे भारत में आएंगे। रेलवे इसको डिजाइन कर रहा है वंदे मेट्रो के नाम से। ठीक है, वर्ल्ड क्लास लेवल पे होगी, और ऐसा कहा जा रहा है कि उतनी ज्यादा महंगी भी नहीं होंगी। और ऐसा होगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको रिच पीपल के लिए बनाया जा रहा है, इसको मिडिल क्लास और पुअर पीपल भी अफोर्ड कर पाए, इसको ऐसा जो है वो कोशिश की जा रही है। ठीक है, और इंडिया के डिजाइनर्स ही इसको यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। इसको सबसे पहले किसने लाया था? जर्मनी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में बिल्कुल बन सकता है। इसके फैक्ट्स पे आपको ये पूरा एक इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने यहाँ पर इसकी घोषणा करी थी कि अगले साल मई और जून में ये तैयार हो सकती है और चालू हो जाएगी ये आगे चल के दिसंबर के अंदर। ठीक है, और ये बहुत लार्ज नंबर्स में मैन्युफैक्चर हो रही है, ऐसा नहीं कि एक एक करके, बहुत इकट्ठा अच्छे खासे यहाँ पर इसको यूज कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, ये कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगी, ये बिल्कुल आवाज नहीं करेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम और वाटर, इसको सिर्फ यहाँ पर इवेपोरेट करके ये चलने वाली है। तो काफी अच्छे भी यहाँ पर जो है ये चीज एक डिसाइड की गई है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? आई होप सब लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। ये आज का हमारा साल खत्म हो रहा है, आज का दिन हमारा इस साल का आखिरी दिन है। सभी को यहाँ पर शुभकामनाएं नए साल की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड ऑल ऑफ यू अपना जो है पढ़ाई पे ध्यान रखते रहिए। हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले साल में नई वैकेंसीज और जल्दी आएंगी, और नए तरीके से यहाँ पर जो है वो हम और अच्छे तरीके से आपके सामने चीजों को लेकर के आएंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे, और सिलेक्शंस की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। यही उम्मीद है हमें कि और ज्यादा बेटर तरीके से हम यहाँ पर जो है आपके सामने और नई नई तरीकों से नई नई चीजों के थ्रू आपके सामने आएंगे। सभी को यहाँ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की, और नए साल सबके लिए बहुत अच्छा हो। जो आप लोग चाहते हैं, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सबको यहाँ पर मिले। प्लस जो जो हम रिवीजन में यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी सबको यहाँ पर समझ में आता है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने हमेशा लाती हूँ, इनसे भी मैं चाहती हूँ कि आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ग्रांट करवाई जाए, और आपको नई नई ये बताया जाए कि देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पेपर में जो सॉल्व करना है, जो है बेसिकली
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो एमसीक्यू के, तो बहुत ही बढ़िया बात है। मेरी यही यहाँ पर कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं, ज्यादा से ज्यादा आपको बातें बताऊं। कई बार हो सकता है आप मेरे लेक्चर्स में बोर भी हो जाते हो, क्योंकि मैं बोले जा रही हूँ, आप सुन रहे हो। तो कोई बार हो सकता है आप लोग बोर भी हो जाते हो, है ना, हो जाता है कई बार, वो मैं समझ सकती हूँ। बट इस चीज का आप यहाँ पर कोशिश करें कि जितना भी आपको क्लास में बताया जा रहा है वो आप बहुत बहुत ध्यान से सुने, उनको आप नोट करें, हर एक फैक्ट को आप यहाँ पे नोट करें, उसमें से कुछ भी आपका मिस ना हो। हर चीज आपको जो है वो पता होनी चाहिए। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने लेक्चर्स में को बहुत लंबा ना करके शॉर्ट में ही बताऊं, तो 40-45 मिनट में खत्म करूं, पर मैं उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट को मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करने में कैपेबल रहूँ। बाकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं आप लोगों से जो है अगली 1 तारीख को तो संडे है, 2 तारीख को आपसे मिलते हैं और नए आर्टिकल्स के साथ, नई नई चीजों के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।